कक्षा 10 विषय हिंदी में सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष आज व्याकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण शब्द समूह, मुहावरे एवं कहावत। विद्यार्थियों, एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला गणभा स्वामीनारायण गुरुकुल SSGK में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। आइए विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ शब्द समूह, मुहावरे एवं कहावत। विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियो में मैंने शब्द समूह की व्याख्या प्रस्तुत की थी और साथ साथ में कई शब्द समूह लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। यही नहीं, मुहावरे एवं कहावतों का भी अलग वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। आप उन वीडियो को देखकर SSGK स्कूल में लिंक में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के वह मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मुहावरे, कहावतें और शब्द समूह के बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन तीनों को साथ में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले शब्द समूह। तो कुछ शब्द समूह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो कुछ शब्दों के समूहों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसे हम शब्द समूह कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपको जो शब्द समूह दिया गया हो उसके लिए एक शब्द बनाना होगा। तो आइए सर्वप्रथम शब्द समूह देखते हैं। पहला शब्द समूह है जन्म देने वाली। यह शब्द समूह हुआ। जवाब में आएगा जननी। जन्म कौन देता है? हमारी जननी। जननी के बारे में कहा जाता है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जननी अर्थात माँ और हमारी मातृभूमि जो है वह तो स्वर्ग से भी महान होती है। तो इस प्रकार यह शब्द समूह हुआ जन्म देने वाली। उत्तर में आएगा जननी। अब हम देखते हैं दूसरा शब्द समूह, देवताओं का लोक, स्वर्ग। देवताओं का लोक क्या आएगा? स्वर्ग। तीसरा शब्द समूह है अधिक उम्र वाला, जिसकी उम्र ज़्यादा हो वह। यह शब्द समूह इस तरीके से भी आ सकता है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो वह। तो उसका जवाब आएगा बुजुर्ग। जो बुजुर्ग होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं बुजुर्ग। उसके बाद का महत्वपूर्ण शब्द समूह है रोग निवारण का उपाय। रोग निवारण का उपाय यानी किसी को कोई बीमारी हो गई हो, उसे दूर करने का जब प्रयत्न किया जाता है तो उस प्रयत्न को कहा जाता है चिकित्सा। चिकित्सा पद्धति, पौराणिक चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद के ऊपर आधारित थी, वह हमारे भारत में काफ़ी विकसित थी। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी आ गई है जो हमें जल्दी से रोग को दूर करने का प्रयत्न करवाती है। तो वह महत्वपूर्ण शब्द समूह है रोग निवारण का उपाय अर्थात चिकित्सा। आइए पांचवा शब्द समूह देखते हैं, अच्छे चरित्र का व्यक्ति, जिसका चरित्र अच्छा हो। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सज्जन। सज्जन अर्थात अच्छा जन, बराबर ना? तो अच्छे चरित्र का व्यक्ति अर्थात सज्जन। तो यह कर्मधारय समास भी हुआ सज्जन। जन की विशेषता, यहाँ भी जन की विशेषता बताई गई है। कैसा जन है? अच्छा जन है, सज्जन है। तो अच्छे चरित्र का व्यक्ति सज्जन। अब हम छठा शब्द समूह देखेंगे विद्यार्थियों। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ शाखा का सिरा। अब कोई पेड़ होता है, बराबर। अब उस पेड़ को बारिश के सीजन से पहले उसकी डालियाँ काट दी जाती है। उसके बाद जैसे वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, बारिश गिरती है, तो उस डाली में फुनगी उग निकलती है। तो शाखा का सिरा, उसे क्या कहेंगे? फुनगी। उसके बाद वाला महत्वपूर्ण आठवां शब्द समूह है कंटीले पौधों का समूह। जहाँ आपने वन प्रदेश देखा होगा, वहाँ कंटीले पौधे उग निकलते हैं, तो उसके समूह को कहते हैं झाड़ी, कंटीली झाड़ी। वो खरगोश वाली
कविता आपने देखी होगी कि जिसमें खरगोश जो था, जिसे खरहा नाम दिया गया है, उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा था और वह खरगोश कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और जिसके कारण जो कुत्ता होता है उसे मार नहीं पाता। तो वहाँ से शायद यह लिया गया है कंटीले पौधों का समूह अर्थात झाड़ी। अब उसी के अनुसार एक दूसरा शब्द समूह है पास पास उग आए पेड़ों का समूह। एकदम नज़दीक नज़दीक, पास पास, करीब करीब जो एकदम पेड़ उगा आते और बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, बराबर, उनमें कुछ बड़े भी हो सकते। तो पास पास उग आए पेड़ों का समूह, उसे कहते हैं झुरमुट। क्या कहा जाता है उसे? झुरमुट। तो विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण 8 एक शब्द समूह लेकर मैं आपके समक्ष यहाँ इस वीडियो में उपस्थित हुआ। उसके बाद साथ साथ में मैं यहाँ पे मुहावरे भी ले लेता हूँ। अब मुहावरों का अर्थ क्या होता है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। जब कोई शब्द समूह अपने मूल और समान अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग में आता है तब हम कहते हैं कि वह मुहावरा है। तो ये जो है कि शब्द समूह अपने मूल शब्द को छोड़कर विशिष्ट शब्द पकड़ लेता है तब वो मुहावरा बनता है। और मुहावरों से जो भाषा होती है उसमें विशेषता आती है। तो आइए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके समक्ष कुछ विशेष मुहावरे, जिसमें प्रथम मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। इसका अर्थ होगा, परीक्षा में यह प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है 3 मार्च के रूप में, जिसमें सूचना होती है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको मुहावरों का अर्थ देना होगा और वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो उसमें प्रथम मुहावरा मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है सब्ज बाग दिखाना, जिसका अर्थ होता है बड़े बड़े झूठे वादे करना। एक वाक्य प्रयोग मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है, आजकल लड़के शादी हो जाए इसलिए लड़कियों को सब्ज बाग दिखाते हैं। तो विद्यार्थियों, समय ऐसा हो गया है कि जब भी कोई लड़के की रिश्तेदारी की बात उसका परिवार चलाता है तो लड़के वाले लड़कियों वालों को बहुत बड़े सपने दिखाते हैं कि हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है ना, फिर उसकी नौकरी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में बढ़ा चढ़ाकर सब्ज बाग दिखाते हैं। हालांकि ये गलत रीत है, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार के सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए। तो आइए इसके बाद वाला मुहावरा देखते हैं। विद्यार्थियों, वाक्य प्रयोग आप अपने मन से योग्य वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, दूसरा तीसरा कोई भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहला मुहावरा जो था उसका वाक्य प्रयोग प्रस्तुत किया। उसके बाद दूसरे जो मुहावरे हैं उनका वाक्य प्रयोग यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका वाक्य आपको अवश्य परीक्षा में लिखना होगा। तो आइए मैं दूसरा मुहावरा आपको बताता हूँ। फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। परीक्षा में राहुल अधिक मार्क्स लाया जिससे वह फूला न समाया। और भी आप कोई वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य तो कई बन सकते हैं। तो यहाँ अर्थ लिखना होगा और उसके बाद इस प्रकार वाक्य प्रयोग करना होगा। तीसरा मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, अर्थात आश्चर्यचकित होना। तो हमने दूसरे का अर्थ देखा फूला न समाना, जिसमें अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत खुश हो जाना, और यहाँ हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना, विस्मय हो जाना या हैरान हो जाना, जिसका अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उसका वाक्य प्रयोग भी आप अवश्य कीजिएगा। चौथा मुहावरा है नाक कटवाना, अर्थात इज्जत खोना। कहते हैं ना, उस लड़के ने तो परिवार में अपनी नाक कटवा दी, समाज में अपनी नाक कटवा दी, यानी कोई गलत कार्य करते हैं तब हमारी नाक कट जाती है, ऐसा हम कहते। उसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने चाकू से नाक को काट दिया हो, लेकिन उसका अर्थ होता है कि इज्जत खो दी है। फिर आग बबूला होना, अर्थात बहुत गुस्सा होना, ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, कई लोग एकदम से भड़क जाते, आग बबूला हो जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि आग बबूला होना।
यहाँ छठा मुहावरा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नींद हराम कर देना अथवा उसका अर्थ होगा नींद हराम कर देना, अर्थात चैन से सोने न देना। कहते हैं ना कि उन्होंने तो वो हमारी नींद हराम कर दी है, कर्ज के कारण हमारी नींद हराम हो गई है, महंगाई के कारण हमारी नींद हराम हो गई है, या फिर कोरोना ने तो लोगों की नींद हराम कर दी है। तो ये सब वाक्य प्रयोग हुए, उसका अर्थ होगा चैन से सोने न देना। उसके बाद सातवां मुहावरा है सिर से भार उतरना। सिर से भार उतरना अर्थात जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। बाप ने कहा अब मैंने अपने सभी बेटों की शादी कर दी, अब मेरे सिर से भार उतर गया। उसका अर्थ हुआ। तो विद्यार्थियों कुछ मुहावरे अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस सूचना के साथ जो आते हैं वो मैंने प्रस्तुत किए। अब मैं आज के इस व्याकरण के अंतिम सोपान की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ और वह अंतिम सोपान है कहावतें। विद्यार्थियों मार्मिक कथन को कहावतें कहते हैं। लोगों के बीच में लंबे समय से जो विशिष्ट अर्थपूर्ण वाक्य बोले जाते हैं और समाज में उन शब्दों का महत्व होता है उसे हम कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना भी शामिल हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जब कहावतों का अर्थ लिख रहे हो तो उससे संदर्भित आपको कोई कहानी याद आ जाए और आप कहानी भी लिख दो। ऐसा नहीं करना है। परीक्षा में कहावतें हर वर्ष पूछी जाती है, सूचना होती है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। अब कहावतों में आपको क्या करना है कि सिर्फ अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रहे। कुछ कहावतें यहाँ पे मैं संदर्भ के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहावत के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। महत्वपूर्ण कहावतों में प्रथम कहावत है दिन दूनी रात चौगुनी, अर्थात तेजी से उन्नति करना। बस इतना ही लिखना होगा। जैसे ही परीक्षा में पूछा गया है दिन दूनी रात चौगुनी, अर्थ लिखिए और लिख दीजिए तेजी से उन्नति करना अथवा तेजी से विकास करना भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी कहावत है मुंह में राम बगल में छुरी। पिछले वर्ष ये पूछी गई थी कहावत, अर्थात पिछले वर्ष अर्थात मार्च 2020 की परीक्षा में यह कहावत आई थी। मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात कथनी और करनी में अंतर होना। बस इतना ही लिखना होगा कि कथनी और करनी में अंतर होना। ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो बोलते कुछ है और करते कुछ है, तब कहते हैं कथनी और करनी में अंतर होना। तीसरा यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अर्थात तीसरी कहावत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, अर्थात काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी न उठाना पड़े, तब कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो एक बार पुनः महत्वपूर्ण कहावत है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड 10 के प्रिय विद्यार्थियों, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, अर्थात काम भी हो जाए और किसी प्रकार से नुकसान भी न उठाना पड़े। अब चौथी कहावत है दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात सच्चा न्याय करना। जब न्याय सच्चा किया जाता है तब यह कहावत लागू होती है, दूध का दूध पानी का पानी। तो आपको इतना ही अर्थ लिखना होगा, सच्चा न्याय करना। इतना लिखेंगे आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद वाली महत्वपूर्ण कहावत है जहाँ चाह
वहाँ रह, अर्थात यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कार्य अवश्य सफल होता है। यदि मन में इच्छा शक्ति का अभाव न हो, इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से भरी हुई हो, तो किसी भी मुसीबत के समय भी रास्ता मिल जाता है। तो यह कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, जो मार्च 2019 की परीक्षा में पूछी गई थी विद्यार्थियों, और इस वर्ष भी पूछी जा सकती है। कोई भी कहावत आ सकती है परीक्षा में, इसलिए सभी कहावतों को अच्छी तरह से समझिएगा। अधिक जानने के लिए कहावतों का वीडियो भी अवश्य देखिएगा। जहाँ चाह वहाँ राह, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कार्य अवश्य सफल होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण शब्द समूह, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे तथा कुछ महत्वपूर्ण कहावतें प्रस्तुत की। मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य सुनेंगे और साथ साथ में व्याकरण का अभ्यास अच्छी तरह से करते रहेंगे। आने वाले अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण पाठ एवं व्याकरण लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से अनुमति लेता हूँ। जय श्री हरि।